अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन जमल और आज हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के हवाले से। मेरे पास काफ़ी क्यूरीज थी, पहले भी क्यूरीज थी, उनको मैं साथ साथ एड्रेस करता जा रहा था, बट वन ऑफ माय स्टूडेंट्स अवैस साहब काफ़ी देर से हमारे ग्रुप के मेंबर हैं, तो उन्होंने मुझे पर्सनल रिक्वेस्ट की थी कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के हवाले से गाइड कर दें। और ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल के ऊपर, आपको मिल जाएगी आई के बटन में इस साइड पे ऊपर कोने में आपको लिंक्स वगैरह शो हो रहे होते हैं। बट स्टिल ही आस्क्ड मी कि मैंने वो प्लेलिस्ट देखी है, फिर भी आप मुझे अलहदा से गाइड कर दें या फिर ये मेरी कुछ क्वेरीज हैं इनको एड्रेस कर दें। सो टुडे आई फाउंड द टाइम एंड आई एम हेयर टू एड्रेस दोज क्वेरीज। उन क्वेरीज को हम एड्रेस करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस लिहाज से भी होगी कि एक तो ये जनरल पैटर्न ऑफ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के हवाले से है, दूसरा ये है कि इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि किस तरह आप अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई गॉट मेरिट नंबर 36 इन इंस्पेक्टर एफ आई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम विच वॉज प्रीटी गुड इन माई ओपिनियन। तो अगर जिस पैटर्न पे मैं अटेम्प्ट करता हूँ पेपर या जिस तरह से मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आप वो करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है जी। और स्पेशली इंग्लिश एसे के हवाले से हम एंड पे बात करेंगे इसमें, क्योंकि क्यूरीज में मुझे कोई इंग्लिश एसे के हवाले से स्पेसिफिक नज़र नहीं आ रही, बट स्टिल आई फाइंड इट इम्पॉर्टेंट कि जी आपको इंग्लिश एसे के हवाले से जो मैं बता सकता हूँ वो ऑनेस्टली बता दिया जाए। बाकी अमल करना ना करना वो आपके अपने ऊपर है। सो लेट अस गेट इनटू द वीडियो। जी, ये उनके मैसेज का स्क्रीनशॉट है। अस्सलाम वालेकुम सर, शॉर्ट रिमाइंडर पैटर्न ऑफ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। पहली बात है जी, सॉरी काफ़ी देर बाद मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ पेन को, इसलिए फिर अच्छा पैटर्न ऑफ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पे इन्होंने कहा है। तो जी जो भी एफपीएससी के डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होते हैं उनका पैटर्न कुछ इस तरह से होता है कि एक आपके पास ऐसे होता है जो कि 40 मार्क्स का होता है। उसके बाद करंट अफेयर्स होता है जी, ये भी ये आपके पास 30 मार्क्स का होता है। ठीक है जी। और पाकिस्तान स्टडीज़ या पाकिस्तान अफेयर्स प्लस इस्लामियात, इनके भी 30 मार्क्स हैं। अब ये हो गए। इसके जी आपके पास 4 टॉपिक्स आते हैं, हमें तो एटलीस्ट तीन चार टॉपिक्स ही आए थे इंस्पेक्टर और एडी वाले पेपरों में। आगे जो करंट अफेयर्स वाला है इसमें 30 मार्क्स के हैं, तो 2 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 4। ठीक है जी, आपने सिर्फ 2 अटैम्प्ट करने हैं। 4 क्वेश्चन आपको दिए होंगे, उनमें से कोई 2 आप अटैम्प्ट करेंगे। इसी तरह पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात के मिक्स्ड होते हैं, इसमें कोई उन्होंने ये नहीं रखा होता कि एक पाकिस्तान स्टडीज़ का और एक इस्लामियात का करना है। आप दोनों पाकिस्तान स्टडीज़ के भी कर सकते हैं, आप दोनों इस्लामियात के भी कर सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू। 4 क्वेश्चंस जो हैं वो पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात के मिला के होते हैं, उनमें से सिर्फ आपने 2 करने होते हैं। तो कुल बात ये है कि जी आपके पास आपने एक ऐसे अटैम्प्ट करना है जो कि 40 मार्क्स का होगा, उसमें 4 टॉपिक्स होंगे, उनमें से आपने सिर्फ और सिर्फ एक चूज़ करके उसके ऊपर ऐसे लिखना है। उसके बाद 2 क्वेश्चन आपने करंट अफेयर्स के अटेम्प्ट करने हैं, और वो 15 जमा 15 करके 30 मार्क्स के होंगे। इसी तरह 15 + 15 मार्क्स आपके पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामाबाद के क्वेश्चंस के होंगे। 4 क्वेश्चंस आप करेंगे, 1, 2, 3 और 4। ठीक है जी, 4 क्वेश्चंस ये हो गए, और पांचवा आपका एस से होगा। और दिस इज़ प्रीटी मच द स्ट्रक्चर या फिर पैटर्न आप कह सकते हैं। और मेरी जो रिकमेंडेशन है, मैं हमेशा ये करता हूँ कि सबसे पहले ऐसे जो है ना, मैं सबसे पहले करता हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये होती है। उसकी रीज़न ये होती है कि आई डू नॉट वांट द एग्जामिनर टू थिंक कि मैं ऐसे से डरता हूँ या मैं अपना टाइम मैनेज नहीं कर सकता। और मैं अप फ्रंट ऐसे ही अटेम्प्ट करता हूँ, और मुझे पता है कि मैंने उसको ऑलमोस्ट 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट दे के उसको ख़त्म कर देना। ठीक है, आपका टाइम इससे कम भी हो सकता है। ये ऐसे 40 मार्क्स का है, तो ये ऑलमोस्ट 1000 वर्ड्स का होता है जी। अब इसके ऊपर हम बाद में आते हैं, ज़रा बाकी क्यूरीज हम एड्रेस कर लें। अभी मैं इसको मिटाने लगा हूँ। लेट मी जस्ट इरेज दीज थिंग्स। अच्छा जी, अगली क्यूरी है जी कि लेंथ ऑफ आंसर और पैराग्राफ वर्ड काउंट अप्रॉक्सीमेटली वगैरह। तो बात यह है कि जो नॉर्मली सीएसएस या पीएमएस का पेपर होता है उसमें होता है आपका 20 नंबर का आंसर। ठीक है जी, उसमें आप के लिए रिकमेंडेड होता है कि आप 7 to 8 पेजेस जो है वो अटेम्प्ट करें, यानी कि 2 पेजेस फॉर एवरी 5 मार्क्स। मेरे ख्याल में तो ये एक रूल ऑफ थंब होता है कि 2 पेजेस होने चाहिए आपके एक 5 नंबर के लिए।
तो इसलिए फिर आपके 4 5 20 और 2 4 8 बनते हैं। 8 पेजेस के ऊपर आपका अगर 20 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है सो दैट इज़ सफिशिएंट। इसी के अंदर दूसरी भी चीज़ें हैं, परेशान नहीं होना कि इतना ज़्यादा कैसे लिखा जाएगा, अभी आपको बताते हैं। जो डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव इसके अंदर आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो इसी तरह अगर 2 into 4 था, यहाँ पे 2 into 3 हो जाएगा, क्योंकि 15 मार्क्स का है तो आपके लिए यानी कि 6 पेजेस का आपका आंसर हो जाए, दैट शुड बी सफिशिएंट। और हाँ बस इतना ही है, उससे ऊपर आप जा सकते हैं, 6 6.5 तक कर ले, लेकिन द थिंग इज़ कि आपने बैलेंस रखना होता है। ठीक है जी, अपना पेपर जो अटेम्प्ट करना है आपने उसको बैलेंस्ड रखना होता है। ये ना हो कि आप पहला या दूसरा जो क्वेश्चन है वो 10 12 सफ़ों पे कर दें और आखिरी जो क्वेश्चन है आपका वो 3 4 या 2 3 सफ़ों पे हो। तो वो एग्जामिनर इस चीज़ का माइंड करता है कि इसको टाइम मैनेजमेंट भी नहीं आती, और दूसरा आखिरी क्वेश्चन में जब आपने इतना मटेरियल डाला ही नहीं है तो उसमें आपको नंबर कम मिलेंगे, रिजल्टेंटली आपका मेरिट जो है वो नीचे आ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको उनको बैलेंस रखना चाहिए। एक अपने जहन में ये सोच के जाएं कि आपने सिर्फ और सिर्फ 6 पेजेस का आंसर लिखना है। ठीक है जी, इस चीज़ की प्रैक्टिस पहले कर लें ताकि आपको अंदाज़ा होगा 6 पेजेस पे आप अपना आंसर लिख के उधर से मूव ऑन कर देंगे। और फिर उसमें टाइम मैनेजमेंट का भी है। अगर आप 1 घंटा 20 मिनट में ऐसे करते हैं तो आपके पास 1 घंटा और 40 मिनट यानी कि 100 मिनट्स होंगे फॉर 4 क्वेश्चंस। 100 को आप 4 पे डिवाइड कर लें तो 25 मिनट्स पर क्वेश्चन आप पर क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं। सो दीज आर प्रीटी मच ओके, आप इतनी एवरेज के ऊपर लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको इस साइड पे कर लें ताकि आपको नज़र भी आ जाए। चले ठीक है जी, वर्ड काउंट पैराग्राफ्स पे आते हैं। अगली बात, पहले तो लेंथ ऑफ आंसर हो गई, कितने पेजेस की होती है। पैराग्राफ, पैराग्राफ मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जो क्वेश्चन है आपका उसकी बेस पे होंगे। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज़ पूछी गई है जी कि व्हाट वर द कॉजेज बिहाइंड पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, तो उसके जितने कॉजेज थे वो आप लिखेंगे, एंड पे आप क्रिटिकल एनालिसिस देंगे। करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के क्वेश्चन में क्रिटिकल एनालिसिस देना ना भूलिएगा। ठीक है जी, क्रिटिकल एनालिसिस जो है ये कंक्लूजन से पहले आता है। ठीक हो गया, कंक्लूजन क्रिटिकल एनालिसिस, यहाँ पे आपका मेन आंसर आता है जी, और सबसे पहले आपका इंट्रो आ जाता है। अब जो आपने चीज़ पूछी है कि आउटलाइंस और हेडिंग्स के बारे में, उसका भी मैं यहाँ पे ही एड्रेस कर रहा हूँ कि यहाँ पे आउटलाइन आपको देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। मेरे ख्याल में आउटलाइन देने या ना देने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपकी अपने दिल की तसल्ली है कि मेरे पास अगर ज़्यादा टाइम है तो मैं पहले आउटलाइन बना लूँ उसके बाद इंट्रोडक्शन दूँ। अगर आप बहुत डिटेल्ड आउटलाइन बनाते हैं तो फिर उसका फ़ायदा हो सकता है आपको। अदरवाइज बिल्कुल सिंपल सी जो आउटलाइन होती है, मैं भी खाना पूरी वाली आउटलाइन बनाता होता था, बट उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, लेकिन इंट्रोडक्शन, मेन क्वेश्चन को एड्रेस करना, प्रॉपरली एड्रेस करना, ये सबसे क्रिटिकल है। ये आपके ऑलमोस्ट 4 to 4.5 पेजेस आपके ये ले जाएगा। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन आपका कह रहे हो 0.5 पेज, यानी कि आधे पेज के ऊपर आपका मैक्सिमम इंट्रोडक्शन हो जाता है। इसी तरह 0.4 ऑफ अ पेज जो है, यानी कि 40% ऑफ अ पेज, उसके ऊपर आप क्रिटिकल एनालिसिस दे दें, और 0.5 यानी कि 50% ऑफ अ पेज जो है उसके ऊपर अगर आप अपना कंक्लूजन लिखते हैं तो ये 4.5 प्लस 0.55 5.5 और 5.9 ऑलमोस्ट 6 पेजेस आपके यहाँ पे हो जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डिवाइड योर आंसर इन एनी क्वेश्चन। ठीक हो गया जी। CSS PMS में भी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन वगैरह की जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट इतनी होती है, उसमें बस जो मेन आंसर है उसको आप थोड़ा सा और स्ट्रेच करते हैं। ठीक है जी। और वर्ड काउंट आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कितना होता है। उनमें 6 पेजेस जो हैं वो ऑलमोस्ट 29 लाइंस जो है ना, अगर आप नीचे से 2 लाइनें छोड़ते भी हैं तो 29 या 30 लाइंस मेरे ख्याल में लिखी जाती हैं। तो इसके हिसाब से 29 लाइंस पर पेज है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लें। ये टोटल लाइनें हैं आपके पास, इनमें आपने हेडिंग्स भी बनानी है, आपने डायग्राम्स भी डालनी है, सारा कुछ है। वो सारा कर आके आपने 6 पेजेस का आंसर देना है। तो अपना वर्ड काउंट जो है अगर आपने वो कैलकुलेट करना हो तो आप कितने वर्ड्स लिखते हैं। मेरी राइटिंग जो है, मेरी नॉर्मली 5 वर्ड्स पर लाइन आते हैं। अगर मैं दोनों साइड पे मार्जिन लगा दूँ तो ऑलमोस्ट 5 या 6 वर्ड्स आते हैं। तो उस हिसाब से मेरा वर्ड काउंट डिफरेंट हो सकता है आपसे। आप अपने वर्ड काउंट देख लीजिएगा।
यूज़ ऑफ आउटलाइन एंड हेडिंग्स, आउटलाइन का मैंने बता दिया है कि अगर बना दें अच्छी बात है, नहीं भी बनाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमने जो इंस्पेक्टर एफ आई ए डी एफ आई ए के एग्ज़ाम दिए हैं उनमें किसी में भी हमने आउटलाइन नहीं बनाई क्वेश्चंस में, ऐसे में ज़रूर बनाई है, ऐसे पे अभी हम आते हैं, थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। ठीक है जी, अगली बात आती है जी हेडिंग्स की। तो हेडिंग्स लाजमी बनाए, द मोर द मैरियर। एक बात कि जितनी आप हेडिंग्स बनाएंगे उतना एग्जामिनर के लिए आसान है, क्योंकि अगर अच्छी बात यह है कि वो सारा का सारा आपका पेपर पढ़ ले, लेकिन अगर वो नहीं भी पढ़ना चाहता फिर भी उसको ब्लैक में या ब्लू मार्कर में हेडिंग्स मिल रही हैं, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ये नहीं है कि आप सिंगल वर्ड वाली हेडिंग्स बनाएं, मैं वो रिकमेंड नहीं करता, मैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जो हेडिंग्स है वो रिकमेंड करता हूँ। जिसका मतलब ये है कि आपकी हेडिंग एक या दो लाइन पे भी आ सकती है, कोई मसला नहीं है। नीचे से आप यहाँ से अपना आंसर जो पैराग्राफ है वो शुरू कर लें, यहाँ पे जो ऊपर हेडिंग है वो आपने ब्लू या ब्लैक मार्कर से लिखनी है, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए कि उसको पढ़ते ही एग्जामिनर के जहन में आइडिया समझ आ जाए कि भाई इस पैराग्राफ में इस हेडिंग के अंदर इसने क्या लिखा हुआ है, ओके ये ठीक है, मैं आगे जा रहा हूँ। ठीक है, अगर उसने नहीं भी पढ़ना कोई मसला नहीं, पढ़ ले तो अच्छी बात है, आपका पैराग्राफ पढ़ के भी वो तसल्ली कर लेगा। ठीक हो गया। और जो पैराग्राफ आपने लिखना है पूरा, उसके अंदर जो रेफरेंसेस हैं, अगर कोई आपने बुक का रेफरेंस दिया है, किसी रिपोर्ट का रेफरेंस दिया, वो आप ब्लैक पेन से या पॉइंटर से दे सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये था थोड़ा सा पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में भी, और बाकी मज़ीद चीज़ें अगर आप कहेंगे तो मैं और कोई सैम्पल पेपर आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। अभी आगे आते हैं मेन चीज़ पे जो कि हमारी बाकी रह गई है, वो है जी एस्से। मुझे काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कौन से टॉपिक्स तैयार करें, कौन से टॉपिक्स तैयार करें इंस्पेक्टर एफआईए के लिए, एडीएफआईए के लिए, तहसीलदार के एग्ज़ाम के लिए। तो ये सारा कुछ जो है ये आपके लिए लाजमी इधर से आपने देखना है। चलें जी, यहाँ पे एजुकेशन मैं आपको टॉपिक्स बताने लगा हूँ, और फिर उसके बाद मैं अपनी जो एसए की फ़िलासफ़ी है वो आपके साथ शेयर करता हूँ थोड़ी सी। परेशान नहीं होना बस। एसए, एजुकेशन, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, फिर आ जाता है जी जेंडर, जेंडर या विमेन। ठीक है जी, फिर फ्रीडम, फिर आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आईटी, फिर इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, एडजॉइनिंग है, सिमिलर चीज़ें हैं। और उसके बाद आ जाता है जी वॉर एंड पीस आ जाता है। फिर लास्ट पे क्या उसको कहते हैं, गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। देन वी हैव ग्लोबलाइजेशन, फेमिनिज्म या जेंडर वगैरह वाला हो गया। फिर यहाँ पे मीडिया भी आ जाएगा, मीडिया और सोशल मीडिया दोनों को अलग-अलग कर लेना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी। मोस्टली मैं इस स्ट्रक्चर पे जाता हूँ कि ये सारे टॉपिक्स आप तैयार करें। ठीक है जी, इनको कैसे तैयार करना है, इनको जनरल तैयार करना है। इधर ज़रा मैं लाइनें लगा के ना आपको आज समझा दूँ कि बेस सुपर स्ट्रक्चर मॉडल जो है ना वो क्या होता है। कार्ल मार्क्स ने बेस सुपर स्ट्रक्चर मॉडल दिया था जी। ठीक है, तो उसके उसकी थ्योरी के अंदर इकोनॉमिक बेस और सुपर स्ट्रक्चर था। मेरी जो थ्योरी है ये एसए का सुपर स्ट्रक्चर और एसए की जो बेस है वो है। तो ये आपके पास बेस है जी आपके एसए की। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे आपका एसए होगा। जब तक आप इन सारी चीज़ों को पढ़ नहीं लेते, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर लेते इनके मैकेनिज्म, भाई एजुकेशन के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, एजुकेशन के टाइप्स कौन कौन सी हैं, हर टाइप के प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, क्या चीज़ें। इसी तरह डेमोक्रेसी है या फेडरलिज्म है पाकिस्तान में, तो उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, पाकिस्तान के मेजर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं, और सिविल मिलिट्री रिलेशंस क्या है वगैरह वगैरह। रूल ऑफ लॉ क्या होता है, फ्रीडम जो है वो डिज़ायरेबल है, अनडिज़ायरेबल है, उसके लिए आर्गूमेंट्स, उसके फॉर और अगेंस्ट आर्गूमेंट्स वगैरह वगैरह। जेंडर या विमेन राइट्स, उनके उनके प्रॉब्लम्स, उनके वायलेंस अगेंस्ट विमेन, एवरीथिंग। गुड गवर्नेंस, उसके जो 8 कंपोनेंट्स हैं वो, उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं पाकिस्तान में, बैड गवर्नेंस क्यों है, उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने भी ये नीचे टॉपिक्स दिए हुए हैं ये आपने तैयार करने हैं, इनको अच्छी तरह से तैयार करना है, उनकी टाइप्स वगैरह डिफरेंट देख लें, उनके प्रॉब्लम्स, इफ़ेक्ट्स, सॉल्यूशंस,
और रेफरेंसेस भी साथ कि कौन कौन सी बुक्स में या कौन कौन से ऑथर्स ने इन चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है जी, ताकि आप वो रेफरेंसेस भी कोट कर सकें कि भाई ये मैं बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये वाकई किसी अच्छे बंदे ने भी पहले की हुई है। तो ये आपकी बेस बन जाएगी। ठीक है, आपको एक फ्रेमवर्क बन जाएगा, आपके जहन में एक ख़ास तरह का नॉलेज, एक लेवल ऑफ नॉलेज आ जाएगा कि यार इतना नॉलेज है मेरे पास, अब इसमें से मैं किसी भी चीज़ के बारे में आर्गूमेंट बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट्स ऑन जेंडर क्या होते हैं मैं वो भी डिस्कस कर सकता हूँ। मैं लैक ऑफ एजुकेशन के डेमोक्रेसी पे क्या इम्पैक्ट्स होते हैं मैं वो भी डिस्कस कर सकता हूँ। आगे काम क्या है, मैंने सिर्फ और सिर्फ रिलेट करना है और ब्रेनस्टॉर्म करना है। ठीक है जी, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपको जो नॉलेज बेस है वो कितनी है। अगर वो आपने पहले क्रिएट कर लिया है, उसके ऊपर काम किया हुआ है, फिर आपके पास जो भी एसए का टॉपिक आ जाएगा आप उसको अटेम्प्ट करने के काफ़ी हद तक अहल हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि चार के चार टॉपिक्स आपको आते हों। फॉर एग्जांपल इकोनॉमी का आ जाता है या इंटरनेशनल रिलेशंस का आ जाता है, हिस्ट्री का टॉपिक आ जाता है, कोई एक आधा छूट भी जाएगा। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट चार में से दो टॉपिक्स एटलीस्ट आपको नज़र आ जाएगा कि यार ये मेरे रिलेटेड हैं। इधर एक तो और भी ऐड कर लें, एक्सट्रीमिज़म, एक्सट्रीमिज़म और हिस्ट्री। हिस्ट्री का भी आपको इल्म होना ज़रूरी है। और लास्ट पे है जी इकॉनमी। अगर आप इकॉनमी में इंटरेस्टेड हैं या अगर आप इसको कर सकते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ठीक है जी, तो अगर आपकी ये बेस है एसए की, इसके ऊपर आप अपना एसए खड़ा कर सकते हैं। आपने जिस मर्जी चाहे टॉपिक के डायरेक्टली रिलेटेड आ जाए कि जी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में है या ग्लोबलाइजेशन के बारे में है, इफेक्ट्स ऑफ मीडिया है या फिर एआई के ऊपर ऐसे है, जिसके ऊपर भी है आप डायरेक्टली आ जाए, डायरेक्टली आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इनडायरेक्टली आ जाए यानी कि एक दो या तीन टॉपिक्स को मिला के आ जाए, फिर भी आप वहाँ पे बैठ के उसको रिलेट कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस आपकी एग्जाम से पहले भी होनी चाहिए कि आप मल्टीपल टॉपिक्स को, दो तीन थीम्स को आपस में रिलेट करना शुरू कर दें कि यार डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ का क्या ताल्लुक होता है, डेमोक्रेसी और गुड गवर्नेंस का क्या ताल्लुक होता है। तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर एग्जाम में आपको ये मसला नहीं होगा कि इसके उसके ऊपर और उसके इसके ऊपर इम्पैक्ट्स कौन से होते हैं। ठीक है, एग्जाम में आप बैठ के रिलेट इजीली कर सकेंगे, आप ब्रेनस्टॉर्म कर सकेंगे और फिर आप अपना एक अच्छा सा एस्से बना के वहाँ पे लिख आएंगे। ठीक हो गया। सो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ये वाले टॉपिक्स लाजमी किया करें। और आगे बात आती है जो स्पेसिफिकली इंस्पेक्टर एफआईए का ऐसे होता है, वो 1000 वर्ड्स का होता है जी। ठीक है, और उसके ऊपर नहीं लिखा होता कि आपने आउटलाइन बनानी है या नहीं बनानी, लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप इसमें आउटलाइन लाजमी बनाएं। ठीक है, एक तो ये है कि यू आर गिविंग हिम मोर देन ही वांट्स। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि हर जो भी सीएसएस या पीएमएस का सीरियस एस्पायरेंट होता है, उसकी निशानी ये होती है कि वो उसकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी है, उसके पास नॉलेज अच्छा है और वो आउटलाइंस लाजमी बनाता है एस्से के लिए। जो आम वन पेपर वाला बच्चा होगा वो उसको आउटलाइन का शायद पता भी ना हो, पता हो भी फिर भी वो उसको अवॉइड कर देगा कहीं मेरे से इसमें गलती ना हो जाए, उसने सिर्फ ऐसे मांगा है मैं सिर्फ ऐसे दे देता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ अच्छी तैयारी करके जाएं, अच्छी सी आउटलाइन बना के उसके बाद उसका ऐसे लिखें, 1000 वर्ड्स का ऐसे लिखें। 1 घंटा 20 मिनट या 1 घंटा 15 मिनट में आप अपना ऐसे कंप्लीट करके अपने दूसरे क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन कर जाएं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन प्रिपेयर एंड एग्जीक्यूट योर इंग्लिश ऐसे, और आप इस तरह से ही अपना डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आई गेस और कोई बातें ज़्यादा नहीं है। हाँ, एक तो और चीज़ें, सॉरी, वो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। कुछ इन्होंने कहा था कि कुछ और टिप्स और ट्रिक्स आपकी तरफ से, तो वो है जी कि एक तो डायग्राम्स या फ्लो चार्ट्स लाजमी तैयार करें। डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, टाइमलाइंस। ठीक है जी, या पाई चार्ट भी होते हैं, जो मैथ्स वाले हैं उनको पाई चार्ट का भी पता होगा। ठीक है जी, तो इसका क्या करना है, हर एक क्वेश्चन में मेरी ये आदत थी कि एक क्वेश्चन के अंदर ना एक ऐसी चीज़ लाजमी होती थी, कभी मैंने नहीं छोड़ी, मैंने एक लाजमी उसके अंदर लिखा है। ठीक है, सो उससे आपके नंबर बेहतर मिल जाते हैं और आपके जो सवाल की लेंथ है वो भी पूरी हो जाती है। अगर अदरवाइज़ अगर आप सिंपली लिखते रहें ना, तो वो आपका हाथ थकने लग जाता है एंड यू से कि मेरे आर्ग्यूमेंट्स कम हो रहे हैं और सवाल पूरा नहीं हो रहा है या उसकी लेंथ पूरी नहीं हो रही। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ट्रिक। और रेफरेंसेस वगैरह का मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा अपनी पेपर प्रेजेंटेशन जो है उसके ऊपर काम लाजमी करें।
पेपर प्रेजेंटेशन से मुराद ये है कि कौन सी चीज़ें अंडरलाइन करनी है, कौन सी चीज़ें जो है सिंपल आपने पेन से लिखनी है, कौन सी चीज़ें आपने ब्लैक पेन से लिखनी है, कौन सी चीज़ें ब्लू मार्कर से, रेड ब्लैक मार्कर से लिखनी है, और कौन सी चीज़ों को आपने सिंगल अंडरलाइन करना है, डबल अंडरलाइन करना है, कितनी स्पेस छोड़नी है, एक लाइन छोड़नी है, दो लाइन छोड़नी है, कितनी छोड़नी है, पैराग्राफ से पहले या पैराग्राफ के बाद, अगला पैराग्राफ शुरू करने से पहले, या फिर क्वेश्चन खत्म होने के बाद आपने जो लाइन वगैरह लगानी है उससे ऊपर नीचे लाइंस कितनी छोड़नी है, ये सारी चीज़ें आपने पहले ही करके जानी है, उनकी प्रैक्टिस भी करके जानी है, और इसका फ्रेमवर्क आपके जहन में होना चाहिए, ताकि पेपर में बैठ के आप पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में कंफ्यूज ना हो, वो चीज़ ऑलरेडी आपके दिमाग में प्रोग्राम्ड होगी। सही है जी। सो आई थिंक के मैंने मोस्ट जो ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं इनके उनका एड्रेस कर दिया है, एंड अदर पर्सपेक्टिव्स ऑफ द पेपर दैट यू फाइंड नेसेसरी टू बी एड्रेस्ड, वो मैंने पहले ही बता दिया कि बैलेंस्ड होना चाहिए पेपर, ताकि नंबर आपको मैक्सिमम मिले, और बाकी सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी हैं। और फॉर द फर्स्ट टाइम वाले भी जो हैं वो भी इसमें छा सकते हैं, अगर इन हिदायत पे आप अमल कर लें और एग्जामिनर जो है वो आप पे शफकत करे। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, मैं इतनी लंबी बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये ज़रूरी था कि कुछ क्यूज़ जो हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में एड्रेस कर दिया जाए, ताकि आपको मज़ीद कोई कन्फ्यूजन ना रहे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो लाजमी यहाँ पे नीचे कमेंट कर दें, कोई और सवाल है लाजमी यहाँ पे नीचे कमेंट कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो नीचे अच्छा सा माशाल्लाह या फिर मच अप्रिशिएटेड का कमेंट वो फिर भी कर दें, ठीक है जी। और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कीजिएगा, एंड इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।